अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ को पढ़ने से पहले हम मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मैटर होती क्या है। मैटर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। अगर सॉलिड और फ्लूइड में हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सॉलिड एक ऐसी चीज़ है जो कि अपनी शेप को मेंटेन कर सकती है। शेप को मेंटेन करने से मुराद ये है कि जब आप उसको किसी भी शेप में रखेंगे तो उसका जो ओरिजिनल शेप है वो वही रहेगा, वो किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं होगी। जबकि फ्लूइड एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसको किसी भी शेप में डालेंगे तो वो उसी शेप के मुताबिक ही अपने आप को ढाल लेगी, मतलब उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। जस्ट एग्जांपल है पानी की, तो पानी अगर ग्लास में है तो वो ग्लास की शक्ल में होगा, अगर उसको जग में डाल लेंगे तो वो खुद को जग की शक्ल में कर लेगा। फ्लूइड एक ऐसी चीज़ है जिसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। इसी तरह हम अगर सॉलिड ऐसी चीज़ हैं जो कि फ्लो नहीं कर सकते हैं, जबकि फ्लूइड एक ऐसी चीज़ है जो जिनमें एबिलिटी टू फ्लो होता है। यही फ्लूइड की असल में डेफिनेशन होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, जबकि सॉलिड एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लो नहीं कर सकते। आप उन्हें किसी भी जगह पे रख दें, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन आप अगर जो ही फ्लूइड को किसी खुली जगह में रखेंगे तो वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। सॉलिड्स की एग्जांपल में आए तो ग्लास है हमारे पास, लकड़ी है, कोई भी मेटल है, वो सब की सब हमारे पास सॉलिड्स हैं। फ्लूइड में आए तो फ्लूइड बेसिकली सिर्फ माए को ही हम फ्लूइड नहीं कहते हैं। हमारे पास गैस है, उसको भी हम फ्लूइड में ही कैटेगराइज करते हैं क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज फ्लूइड से मिलती हैं। फ्लूइड के बारे में हमने ये कहा कि इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है, गैस की भी अपनी कोई शेप नहीं है। इन्हें सिलेंडर में डालें तो सिलेंडर की शक्ल में हो जाएंगी, किसी भी चीज़ में डालें ये उसी शक्ल में ढल जाएंगी। दूसरे नंबर पर एबिलिटी टू फ्लो, गैस में भी फ्लो करने की एबिलिटी होती है, तो हम गैस को भी फ्लूइड में ही कैटेगराइज करते हैं। इसकी एग्जांपल हम लें तो इसमें पानी होता है, शहद है, हवा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की एक और शक्ल है। हम इसको अलग से कैटेगराइज नहीं करेंगे, बल्कि मैटर की जो दो मेन कैटेगरीज हैं सॉलिड और फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड में कैटेगराइज होता है क्योंकि इसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लूइड से मिलती जुलती हैं। इसी तरह हम फ्लूइड को आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास जो टॉपिक का चैप्टर का मेन नेम है वो है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं इन मोशन। मींस कि जब फ्लूइड मोशन की हालत में होगा तो इसकी जो स्टडी होगी वो हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल जैसे गैस को सिलेंडर में रखेंगे तो वो फ्लो करेगी, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस सब की सब स्टडी हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में आती है। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारे पास फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी बेसिकली है क्या? हम एग्जांपल लेते हैं पानी और शहद की। एक गिलास में पानी ले लें, एक गिलास में शहद ले लें, दोनों को अंडे लें। पानी जो होगा वो जो ही हम उसको गिलास को टेढ़ा करेंगे वो फौरन गिलास से सारे का सारा बाहर आ जाएगा। जबकि हम शहद के गिलास को अगर अंडे लेंगे तो वो सारे का सारा एक ही टाइम में बाहर नहीं आएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से लेयर्स की शक्ल में एक एक करके बाहर आएगा। अब होता क्या है तो दोनों फ्लूइड। यहां पर आ जाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी ये है कि फ्लूइड्स की दो लेयर्स का आपस में जो फ्रिक्शन है, कि एक लेयर दूसरी लेयर के जो फ्लूइड को बहने को रोकती है, वो हमारे पास विस्कोसिटी कहलाती है। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स, कि जो फ्लूइड है ये हमेशा लेयर्स की शक्ल में फ्लो करता है। एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रही होती है। लेकिन दो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शन एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है और वो अलग से एक टर्म है। फ्रिक्शन की तरह की एक इफेक्ट होगा जो कि दो लेयर्स के दरमियान जो फ्लो को रोकेगा, उसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। बेसिकली ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन दो लेयर्स के दरमियान जो है उनको अपोज करता है, इसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। अब कोई भी फ्लूइड लेंगे उसकी जितनी विस्कोसिटी कम होगी वो उतना ज्यादा फ्लो कर सकेगा। मींस के दो लेयर्स के दरमियान जितनी फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी वो फ्लूइड उतना ज्यादा फ्लो करेगा। जितनी उन दोनों के दरमियान जो है विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो कम फ्लो करेगा। जितनी फ्रिक्शन ज्यादा, दो लेयर्स आपस में अगर उनकी फ्रिक्शन ज्यादा है तो एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं कर सकेंगी, तो उनका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर दो लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो कम है तो वो ज्यादा फ्लो करेंगी। विस्कोसिटी को हम एक ग्रीक लेटर है ईटा, उससे जाहिर करते हैं।
आगे हम चलें और विस्कोसिटी को मजीद पढ़ें तो हम उस टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं विस्कोसिटी पर, कि टेम्परेचर जो है वो विस्कोसिटी को कैसे इफेक्ट करता है। तो हम लिक्विड्स के लिए अलग इफेक्ट होता है और इसका गैस पे इफेक्ट थोड़ा सा अलग होता है। हम दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। अगर हम लिक्विड्स के लिए देखें तो जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है इन फ्लूइड्स में। मींस कि जैसे जैसे आप फ्लूइड्स का जो लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उनकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाएगी। अगर हम गैसेस में देखें तो इसके बिल्कुल उल्ट है। मींस कि हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही विस्कोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी इन केस ऑफ गैसेस, जबकि लिक्विड में इसके टोटली उल्ट है। यहां पर हमारे पास जो ईटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ईटा यहां पर विस्कोसिटी को शो करता है। इट मींस के जो विस्कोसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के इन केस ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर हम गैस में देखेंगे तो ईटा जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मींस के जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी गैसेस में। अब लिक्विड में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? लिक्विड में ये होता है कि जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स ये है कि दो सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की उसको हम कोहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। और जो लिक्विड में विस्कोसिटी है वो इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। अगर हम लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोहेसिव फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। जैसे ही वो फोर्स टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगी वो कोहेसिव फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही वो कम होगी तो दो लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाएगी, तो हमारा जो विस्कोसिटी होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन गैसेस में देखें तो गैसेस में कोहेसिव लाइक कोई फोर्स नहीं होती है। इसमें गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो ड्यू टू डिफ्यूजन होती है। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ये होता है कि गैसेस का ज्यादा कंसंट्रेशन वाले से कम कंसंट्रेशन वाले की तरफ जाना हमारे पास डिफ्यूजन होता है। अब गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो डिफ्यूजन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ ज्यादा जाएंगे, तो उनकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास गैसेस में जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतने मॉलिक्यूल ज्यादा जाएंगे और उनकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। एग्जाम्पल हम देखें, हमने लिक्विड में कहा कि जितना टेम्परेचर हम ज्यादा करेंगे विस्कोसिटी उतनी कम हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी कम हो रही है तो इट मीन्स कि उनके दरमियान जो फ्लो का रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। शहद की एग्जांपल लेंगे तो गर्म शहद है वो ज्यादा फ्लो करेगा कंपेयर टू ठंडे शहद के। वजह क्या है कि ठंडे शहद को हम जब गर्म करेंगे तो उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन गैस के मामले में ये टोटल उल्ट होता है, क्योंकि हमने कहा है कि विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा। तो कौन सी जो हवा होगी वो ज्यादा फ्लो करेगी, गर्म हवा या ठंडी हवा? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स के जो गर्म हवा होगी वो कम फ्लो करेगी विद कंपेयर टू कोल्ड एयर के। अब आगे बढ़े तो लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सादा सी, कि हम किसी भी कार में या किसी बस में सफर कर रहे हों और हम खिड़की से अगर बाहर हाथ निकालें तो हमारे हाथ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फोर्स लगती है और वो हमारे हाथ को पीछे की तरफ धकेलती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह को ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा हो तो वो फ्लूइड उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स, उस पर एक अपोजिट फोर्स लगाता है जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अब जब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो एयर जो है वो फ्लूइड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे पास गैसेस जो हैं वो भी फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एयर होगी वो भी फ्लूइड है। अब फ्लूइड में हमने हाथ बाहर निकाला, एक ऑब्जेक्ट है, अब क्या करेगा? फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। एग्जाम्पल में आए तो एक बोट है, वाटर में मूव कर रही है, वाटर एक फ्लूइड है और उसमें जो बोट जा रही है वाटर जो क्या करेगा उस पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। इसी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल है, कार है, बस है, कोई भी बाइक है। जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है, हमें पीछे की तरफ धकेल रही होती है, जो कि ड्रैग फोर्स होती है।
ड्रैग फोर्स को समझने के लिए एक लॉ है जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर रेडियस r हो, वो v स्पीड के साथ मूव कर रहा हो किसी भी फ्लूइड में मूव कर रहा हो v स्पीड के साथ, और उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो अगर ईटा हो, तो वो एक ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसे वो कहता है कि वो 6 पाई r ईटा v के इक्वल होगी। r हमारे पास क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में मूव कर रहा है उसका रेडियस, ईटा हमारे पास फ्लूइड की विस्कोसिटी, और v वो वेलोसिटी है जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर हम इसके यूनिट्स निकालें तो हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल है 6 पाई r ईटा v के। अब हमने यहां से निकालना है ईटा। अब जब इसके हम यूनिट्स फाइंड करने की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली चाहिए ईटा का यूनिट। ईटा हमारे पास विस्कोसिटी है और हम विस्कोसिटी का यूनिट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम इधर रहने देंगे। बाकी ये जितनी भी चीजें इधर हैं ये इधर सब की सब मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके क्या होंगी, डिवाइड होंगी। तो f ओवर 6 पाई r v के। फोर्स है, फोर्स का हमारे पास यूनिट न्यूटन है, हम यहाँ पर न्यूटन लिखेंगे। 6 पाई, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो कोई यूनिट नहीं होगा। r हमारे पास रेडियस है, रेडियस का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, और ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास पर सेकंड है, पर सेकंड आ जाएगा। अब जब इन दोनों यूनिट्स को उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो उनकी ये जो एक्सपोनेंट है, इनकी जो साइन है ये उल्ट हो जाएगी। ये हमारे पास बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये हमारे पास विस्कोसिटी का यूनिट आ गया। अब हम अगर इसको मजीद एलैबोरेट करें तो हमारे पास जो न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है, और फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम में। एम मैस है, मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का हमने देखा यूनिट है मीटर पर सेकंड, और मजीद इसको करेंगे तो ये हमारे पास होगा पर सेकंड के। तो इस यूनिट्स को उठाकर हम इधर पुट करें तो हमारे पास यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के। ये भी यूनिट विस्कोसिटी का होगा और ये भी हमारे पास यूनिट विस्कोसिटी का ही होगा। इनकी डायमेंशन फाइंड करें तो किलोग्राम जो है ये हमारे पास मैस को शो करता है, तो ये m आ जाएगा। मीटर हमारे पास लेंथ को शो करता है तो L इनवर्स आ जाएगा। सेकंड जो है जो टाइम को डिफाइन करता है तो ये T इनवर्स आ जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी विस्कोसिटी की। स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। ये दोनों तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। सबसे पहले हम विस्कोसिटी को देखें तो विस्कोसिटी जो है ये ड्रैग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस के किसी चीज़ की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी ड्रैग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हम 2 जार लेते हैं, एक में हम पानी ले लेते हैं और एक में हम शहद ले लेते हैं, दोनों में हम बॉल गिराते हैं। बॉल जो है वो पानी वाले जो जार होगा उसके पेंदे तक जल्दी पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू हनी के। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पानी की विस्कोसिटी है वो कम है, तो उस ड्रैग फोर्स भी कम होगी और ऑब्जेक्ट उसमें इजीली पास कर जाएगा। जबकि जो शहद है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी और वो ऑब्जेक्ट को अपने अंदर से आसानी से पास नहीं होने देगा। दूसरे नंबर पे आता है रेडियस। किसी भी चीज़ का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उस पर ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। मीन्स के जो रेडियस है ये भी
ड्रैग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम ऐसा करते हैं कि दो सेम बर्तनों में पानी ले लेते हैं, एक में छोटा बॉल फेंकते हैं, एक में बड़ा बॉल फेंकते हैं। अब जो छोटा बॉल है उसका रेडियस कम है, बड़ा बॉल है उसका रेडियस ज़्यादा है, तो जो छोटा बॉल है वो ज़्यादा जल्दी नीचे तक जाएगा एज कम्पेयर टू बड़े बॉल के। उसकी वजह क्या है कि जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है स्पीड, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रैग फोर्स के, तो जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड जितना ज्यादा होगा उस पर ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। अब स्टोक्स लॉ है, ये एक हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ जगह पर इसकी लिमिटेशंस है, मतलब कि ये कुछ जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले हम जो इसकी लिमिटेशन देखें तो ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी जो शेप है वो स्फेयर हो, मीन्स कि हम ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसका रेडियस हर पॉइंट पर एक जैसा हो तो उस पर स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें जिसका रेडियस सेम ना हो तो उसके लिए स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरे नंबर पर देखें तो स्पीड, स्टोक लॉ तब तक एप्लीकेबल है जब तक जो स्पीड है वो एक लिमिट तक हो। अगर हम एक लिमिट से स्पीड को ज्यादा करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, मींस कि हम अगर स्पीड को दुगना करेंगे तो हो सकता है ड्रैग फोर्स 4 गुना बढ़ जाए। मींस कि जो स्टोक्स लॉ है ये सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेबल होगा जब जो शेप है एक तो वो स्फेयर होनी चाहिए, उसका रेडियस सेम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे उसकी स्पीड जो है वो लो होनी चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा हाई स्पीड ले लेते हैं, मींस के एक एरोप्लेन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उस पे स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कि उस पे जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो बल्कि 2 से 3 से 4 गुना ज्यादा हो, मतलब स्पीड बढ़ाएं तो ड्रैग फोर्स 3 गुना बढ़ जाए, 4 गुना बढ़ जाए। तो स्पीड जब तक लो रहेगी स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, जो ही स्पीड एक खास लिमिट से क्रॉस करेगी तो स्टोक्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यह था आज तक का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नई वीडियो के साथ।